पिछले क्लास में ये बताया गया था कि कैसे कैसे गांधी बाबा आए हैं इंडियन सीन में और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। यदि मैं बात करूं 1915 का, तो गांधी बाबा आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। गोखले, जो गोखले साहब थे उनके पॉलिटिकल गुरु, उनके एडवाइस पे वो पहले ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हैं और चेक करते हुए वो एक्सपीरियंस होता है। और वो चंपारण मूवमेंट कब हुआ था बाबू? चंपारण मूवमेंट 17 में है, बिल्कुल नहीं पता है। चंपारण सत्याग्रह की बात हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह की बात हो, चाहे अहमदाबाद सत्याग्रह का बात हो, ये तीनों सत्याग्रह के वजह से एक लोकल लीडर नेशनल लीडर बन जाता है और वो गांधी जी है। ठीक है, तो गांधी जी का सबसे बड़ा मास मूवमेंट आता है NCM, दैट इज़ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यही चीज़ करेंगे आज की क्लास में। इससे पहले बहुत कुछ बता दिया गया है तुम आपको। यदि मैं क्रोनोलॉजी से मैं बात करूं तो 1885 में ये बताया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है। वो आगे बढ़ा, उसमें त्याब जी, फिरोज शाह त्याब जी थे, बहुत सारे लोग थे। फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन त्याब जी थे, WC बनर्जी थे, दादा भाई नारोजी थे, बहुत सारा चीज़ हुआ है। यदि मैं आगे खींचूँ तो मैंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म का ही बात किया है इस क्लास में। कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में चर्चा किया है दादा भाई नारोजी ने। कैसे RC दत्त ने अपना पॉवर्टी का एक जो जर्नल है छाप के लोगों को किस तरह अवेयर किया था। यानी कि हर संभव प्रयास किए जा रहे थे ताकि लोगों को पता चले कि यस, ये ब्रिटिश कोई फालतू, ये कोई काम करने के लिए नहीं आया है, कोई वेलफेयरिज्म के लिए नहीं आया है इंडिया। दे केम ओनली फॉर द एक्सप्लॉयटेशन। और ये हमें सभी रूप में देखते हैं, चाहे हम बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, चाहे हम कोई भी रेवेन्यू सेटलमेंट का बात करते हैं, हर जगह हमको वेस्टेड इंटरेस्ट नज़र आता है ब्रिटिश का। क्यों? क्योंकि सभी में कॉलोनियल टिंज है। समझ में आया? तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जाने का प्रयास करते हैं कि NCM में ऐसा क्या हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। देख लो वहाँ पे, देखो जी, स्वराज, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोल दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। लेके रहेंगे, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको लेके रहेंगे, है ना। यही बाबू फ्रीडम बन जाता है, समझे। मगर स्वराज, जब तुम लोग को हिस्ट्री ऑप्शनल में बात करेंगे हम, तो स्वराज का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को रखा जाएगा। अभी तक तो बाबू स्वराज के बारे में डिफाइन ही नहीं किया गया ठीक से, खाली सब लोग भूग रहा है स्वराज स्वराज स्वराज। मगर स्वराज क्या चीज़ है उसके बारे में पता ही नहीं है अभी, समझ रहे हो ना। 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, लोग खाली स्वराज स्वराज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। ये स्वराज का बात आता है 1929 में, जब पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में मिलता है, बात समझे ना, वहाँ पे होता है। और यही कारण है कि वही डेट हम चुनते हैं रिपब्लिक डे के लिए, 26 जनवरी 1950। क्यों लिए हैं? बिकॉज ऑफ द पूर्ण स्वराज कमेमोरेशन। बात समझे ना, तो यही सब चीज़ है। हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी खींच रहा हूँ इसको समझाने के लिए। अब देखो, तो NCM, मैंने ये भी बोला था कि बाबा का, गांधी बाबा का जो भी 3 बड़ा मूवमेंट रहा हो, चाहे वो NCM हो, चाहे वो CDM हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में तो गजब ही हो गया, डू और डाई वाला दे दिए स्लोगन। और डू और डाई वाला जो स्लोगन है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, और डू और डाई तो क्या है, ठीक कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं है, करो या मरो। तो गांधी बाबा का जो फिलॉसफी है वो तो पूरा डिफरेंट हो जाता है। और यही कारण है कि मैं तुम लोग को 22 बार बता चुका हूँ, यही कारण है कि सिविल सर्विस में ऑप्शन में बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब क्या करोगे यार, तुम 1915 में आया, इतना दिन तुमने आज़ादी देखा, तुमको मिल ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा तुमको। तुमने फर्स्ट वर्ल्ड वार सपोर्ट कर दिया ब्रिटिश को, तुमने सेकेंड वर्ल्ड वार सपोर्ट कर दिया, तुमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला तुमको। क्रिप्स मिशन मिले, उसमें पूरा फ्रीडम नहीं है। कैबिनेट मिशन मिला, उसमें भी फ्रीडम नहीं है। आखिर बाद में तुम्हारा टुकड़ा करना पड़ा देश का। और कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत हो चुका था, अब हो गया, अब नहीं सहा जा रहा है। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, हिंदी में यदि बात करोगे भारत छोड़ो, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस बार बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था 2020 का क्वेश्चन प्रीलिम्स में। एनीवे देखो, इससे पहले बहुत सारे एपिसोड हुए हैं हिस्ट्री में। पंजाब रॉन्ग हो गया, जलियांवाला मासाकार हो गया, मजाक है क्या वो जलियांवाला मासाकार? हाँ, बैसाखी के दिन में जो लोग बैठे थे वहाँ पे, क्योंकि रौलत एक्ट जो आया था कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना कुछ वारंट का।
सेडिशन वाला टाइप का ना। हाँ, यहाँ पे जॉब यदि एम्प्लॉयड वाला आदमी यदि प्रोटेस्ट में यदि भागीदारी देता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। किसी को भी अरेस्ट कर सकता है पुलिस, इसको अगर शक है तो इसको साइन भी कर सकता है अरेस्ट विदाउट वारंट। ये है तो लाइक दैट सेडिशन चार्ज भी ठीक से देखोगे तो वही नजर आएगा आपको। इसकी वजह से विधानसभा में बहुत हंगामा हो गया। फर्स्ट टाइम इन बिहार विधानसभा। करेक्ट बात। इस तरह का जो क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्ट या फिर जो फ्रीडम ऑफ राइट एक्सप्रेशन को जो पीछे करता है या फिर उसको दबोचता है, ये अच्छी बात नहीं है फुल फ्लेज डेमोक्रेसी में। हम लोग बड़ा बात करते हैं, मगर कितना मिलता है डेमोक्रेसी को समझ लो तुम लोग, है ना। तो त्रुटि है, अभी कंट्री ट्रांजिशन स्टेट में है, टाइम लगेगा पहुंचने में, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो इससे पहले क्या हुआ, पंजाब रॉन्ग हुआ था। पंजाब रॉन्ग मतलब जलियांवाला मासाकर जो एपिसोड हुआ था, बैसाखी के दिन लोग बैठे हुए थे, रौलत एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि किचलू साहब, सत्यपाल, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और ये बहुत बड़े लीडर थे उस समय के। मगर क्या हुआ, जनरल डायर ना इधर देखा ना उधर देखा, चलवा दिया गोली। तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा, समझ रहे हो ना, इस चीज़ का प्रतिशोध का बदला। और गांधी जी ये सब चीज़ को यूज़ करेंगे। उसके बाद वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की पूरी तरीके से क्रश हो चुका है, ऑटोमन एम्पायर गिर चुका है, याद आया। तो जो मुस्लिम का जो सेंटिमेंट्स है इंडिया में उस हट होगा। जब हट होगा तो गांधी बाबा कोशिश करेंगे कि मुस्लिम को भी साथ रखा जाए। क्यों, हमको चाहिए यूनिटी। जो 1857 के रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा गया था, कोशिश कर रहे थे गांधी बाबा की एक बार फिर से दिखे। क्यों, क्योंकि 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के तौर पे आपने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का प्रयास कर ही दिया था और किया भी। और उसके बाद ना जाने कितने राइट्स नहीं हुए हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर। आज़ादी के टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट तुम देख लो, ये दिल्ली का जो एपिसोड है 2020 का, उसके बारे में कितना हम टिप मनी भी कर चुके हैं तुम लोग को, बात समझे। तो देखो यही सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो तो NCM यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो 3 गोल था जी इसका, स्वराज, खिलाफत रॉन्ग यानी कि जो खिलाफत वाला इशू था उसको भी टैकल करना, असासत पंजाब रॉन्ग, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसको लेके रहेंगे, हम चलाएंगे, हम अपने कंट्री का निर्माता होंगे, हम चलाएंगे। मगर स्वराज में सबसे बड़ा लूपहोल्स क्या था कि डोमिनेंट स्टेटस ब्रिटिश का रहेगा। क्या रहेगा, डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि ब्रिटिश ऊपर रहेगा और हम लोग चलाएंगे, नीचे रहेंगे। तो ये चीज़ जब साइमन कमीशन हुआ था 1927 में, उस समय मोतीलाल नेहरू का दिमाग खराब हुआ था ना जी, ठीक है ना। तो कैसे खराब हुआ था तो बताएंगे, जब साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम 3 गोल्स है हमारा। पहला स्वराज हमको पाना है, हम खुद रूल करेंगे अपने कंट्री को। दूसरा क्या है कि जो खिलाफत रॉन्ग हुआ है, यानी कि जो कैलिफेट गिरे हैं, ऑटोमन एम्पायर गिरे, उसको जस्टिस दिलाना NCM के थ्रू। तीसरा क्या है तुम्हारा, पंजाब रॉन्ग, जो जलियांवाला मासाकर हुआ है, जो गलत हुआ है, ऐसे कैसे कर दोगे तुम, ऐसे चलवा देता क्या गोली, तो बहुत गंदा बात है। ये जो जितने इनजस्टिस हुए हैं, उसी इनजस्टिस को रिटेलिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, वही क्या है, NCM है। इसमें क्या है, ये नहीं कि जाकर विद्रोह करना, मारना। आप यदि जॉब कर रहे हो छोड़ दो, यदि आप स्कूल में छोड़ दो, आप यदि टीचर है छोड़ दो अपना काम, यदि आप जज हो छोड़ दो अपना काम। नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश को। देखो दूसरा क्या पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द, ये जो भी तुम्हारा इसमें होगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा जाएगा। हाँ, इसमें क्या होगा, सरेंडर ऑफ टाइटल, टाइटल जो भी मिलते हैं, देखो टाइटल मिलता था ना उस समय, राय बहादुर, बड़ा बड़ा टाइटल, राजा, ये टाइटल मिलता था फेवर के लिए, कि हम कहीं बोलते देखो हमको फलना टिकना मिला है टाइटल, खूब खुश, अरे टाइटल मिला है। इस तरह का टाइटल हम क्या करेंगे, वापस कर रहे हैं ब्रिटिश को, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइटल, हम कंट्री को अपना ही चलाते हैं, अपना ही चलाना चाहते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइटल। नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर ने फेंक दिया उसको। यानी कि जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग सब है जो NCM में जुड़े हैं या जो चाहते हैं कंट्री किसी तरह स्वराज मिलना चाहिए, वो सब क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, नीचे वाले जो लोग हैं उस पर प्रभावित होगा। जैसे देखते हो ना, घर वापसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो अवार्ड वापसी वाला गैंग बनता है बीच बीच में मोदी जी के अगेंस्ट, जब ऊपर वाला लोग सब जब टाइटल फेंकता है या बोलता है ना पद्मश्री वाला टाइटल हम नहीं लगाएंगे, जाओ, क्या है इसका रिपरकशन पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नीचे बिल्कुल पड़ता है। यही है नॉन कोऑपरेशन, समझे। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स,
फॉरेन गुड्स नहीं रखेंगे, यही फॉरेन गुड्स की वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो बर्बाद हो गया। हम खादी को प्रमोट करेंगे, स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, समझे। हाँ, बॉयकॉट कर देंगे गवर्नमेंट स्कूल और लॉ कोर्ट सब बॉयकॉट कर देंगे, लेजिस्लेचर बॉयकॉट कर देंगे पूरी तरीके से। रिफ्यूजल टू वोट, वोट ही नहीं करेंगे, जाओ, है ना। वोट नहीं करोगे तो अपने आप आ जाता है बाबू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर नेशनल सर्विस, वर्कर्स को एक संगठित करेंगे और देश के लिए वो काम करेंगे। हुआ है, बाद में मैं बताऊंगा मूवमेंट, बहुत अच्छे मूवमेंट हुए हैं इसको लेके। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नेशनलाइज हो, हम देंगे एजुकेशन, इंडियंस देगा एजुकेशन अब। इसलिए देखना बहुत सारा इंस्टीट्यूशन खोला गया था एनसीएम के टाइम में, समझे। क्यों, हम देंगे ना एजुकेशन, काहे का वेस्टर्न एजुकेशन, क्या इंडियन एजुकेशन नहीं हो सकता है। हर समय बोलते हैं वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न दोनों मिक्स होना चाहिए, नहीं तो बाबू ऐसे भी हावी पढ़ ही चुका है वेस्टर्न एजुकेशन अच्छे से, वो भी है कि नहीं। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, हम लोग का तो चौपट है। सही बात है, एब्सोल्युटली। तो क्या किया, तो क्या किया जाए नीतीश, दोनों ही चाहिए, दोनों बैलेंस करना हो। क्यों वेस्टर्न, आप वेस्टर्न को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो, है ना। और अपना भी चाहिए, अपना भी चाहिए, आखिर रहेंगे तो इसी जगह रहेंगे, है ना। बाहर घूमने भी गए, शिकागो घूमने भी गए तो सेल्फी दो ही आएगा, है ना। हो सकता है कोमल का थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ गवर्नमेंट जॉब से बाबू छोड़ देंगे, तुम पहले ले लो। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस नहीं देंगे, अपने आप ठिकाना आ जाएगा। रेजिंग ऑफ नेशनल फंड, दैट इज अ तिलक स्वराज फंड, 1 करोड़ का फंड हम करेंगे और उसका हम इंडियन एजुकेशन पे यूज़ करेंगे। यानी कि ये सभी फीचर्स है एनसीएम का, इसी को हम बारीकी से पढ़ेंगे क्लास में। यानी कि ये सभी चीज़ क्या है, एनसीएम का पार्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, तो देखते हैं यहाँ पे पंजाब रॉन्ग, हाँ पंजाब रॉन्ग बताए कि नहीं बताए, हम क्या क्या गलत चीज़ हुआ है बताओ। ब्रिगेडियर डायर ने, है ना, बैन, नॉट ओनली बैन ऑल पब्लिक मीटिंग्स बट डिनाइड ऑल पॉलिटिकल लीडर एज वेल। वो केवल पॉलिटिकल, वो तुम्हारा पब्लिक मीटिंग ही बंद नहीं किया, मैं ये भी बोला कि पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे गैदर नहीं हो सकता है। ये वॉलेटाइल सिचुएशन में, इतना जो खतरनाक जो सिचुएशन वहाँ बना था, पब्लिक मीटिंग आए वहाँ पे जलियांवाला बाग में, बैसाखी के दिन मैं बोल रहा हूँ बार बार, 13 अप्रैल क्या होता है बैसाखी के दिन, हार्वेस्टिंग डे हुआ ना। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिवस में लोग एकत्रित थे, मीटिंग वॉज प्रोटेस्ट। ये वही सत्यपाल और किचलू, मैंने बताया कि नहीं बताया, ये बड़े लीडर थे उस समय, और इसको रोलत एक्ट को इन्वोक करके ये लोग को अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था, और लोग आए प्रोटेस्ट करे। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था जी, बढ़िया से भाषण दे रहे थे, आराम सुनना था, जैसे शाहीन बाग टाइप का, हाँ एकदम पीसफुल था कि नहीं था। जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो कोई अधिकार नहीं है सरकार को क्रश करने का, अब नहीं कर सकते हो। मैं देखो क्या हुआ, बहुत बड़ा ब्लॉट है इंडियन हिस्ट्री में जलियांवाला मासाकार, समझो ना तुम इस बात को, बहुत बड़ा ये दाग है, काला दाग है। बिकॉज ऑफ दिस जनरल डायर क्या किया, विदाउट वार्निंग चलवा दिया क्राउड पे। लगभग देखो 20,000 लोग, ठीक है, कॉट हुए हैं, बहुत सारे लोग मरे। मासाकार तुम्हारा एक ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ऐसा एट्रोसिटी बहुत सारे अलग अलग जगह पे भी देखे गए, वन लेसर मैग्नीट्यूड में, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ज़्यादा था। मगर कंट्री में और भी बहुत सारा जगह हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब कंट्री मैन को अब स्वराज चाहिए, अब वो दब के नहीं रहना चाहता है, अब वो चाहता है कि वो फ्रीडम मिले उसको, समझ रहे हो ना बात को, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा इंडिया का लेंथ और ब्रेथ में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग अलग लेवल पे दबाया जा रहा है। मैं यहाँ पे जो दबाने का प्रयास किया गया वो कुछ ज़्यादा ही किया गया है। क्यों? तुरंत अटेंशन मिल गया गांधी बाबा का, बोले कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हमने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया तो आपने हमको रोलत एक्ट दिया, आपने हमको जलियांवाला मासाकार दिया, आपको तो खुश होना चाहिए हमसे कि हमने आपको सपोर्ट किया है। तब गांधी बाबा थक के एनसीएम शुरू कर देते हैं। मैं एनसीएम को भी हमको रिमूव करना पड़ा, क्यों? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हो गया वहाँ पे, क्योंकि वायलेंट को कभी प्रमोट नहीं किया जाता, बात समझो ना। तो यही हुआ है। देखो इन्होंने क्या, मैंने बोला कि नहीं बोला अभी, कि टाइटल्स को क्या किया गया, वापस कर दिया गया। तो केसर हिंद जो गांधी बाबा को मिला था टाइटल, लौटा दिए, है ना। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस गांधी जी रिनाउंस्ड केसर हिंद टाइटल टू द ब्रिटिश को लौटा दिए वो।
टैगोर ने देखो नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज ऑल्सो कंडेम्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस का जो तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसने कंडेम किया कि इस तरह का बड़ा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए इस कंट्री में, ऐसा क्या, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप। और उसके बाद हंटर कमीशन, कभी कभी पूछता है सिविल सर्विस में, हंटर कमेटी या हंटर कमीशन वहाँ पे गठित किया गया स्टडी करने के लिए कि इसके बीच में हुआ क्या था। माँ बाबू ये भी आईवासी काम किया है, कुछ काम नहीं किया ढंग से, क्योंकि पीडीसी इन्वॉल्व है, क्या करेगा, दबा देगा। जो आज करप्शन का बात करते हैं इस क्लास में, विरासत में दिया गया चीज़ है करप्शन, समझे, विरासत में मिला है, इंजेक्शन भर के दे दिया हम लोग को पहले से ही, यही कारण है कभी चाह के भी हम लोग नहीं भाग सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में इंजेक्शन में भर दिया है उसको शुरू से ही, ब्रिटिश टाइम में ही बहुत करप्शन था ब्यूरोक्रेसी में, इसलिए जब भारत आज़ाद हो रहा था बहुत बड़ा डिबेट था ब्यूरोक्रेसी को लेकर, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल समझे ना ब्यूरोक्रेसी बिना नहीं चल सकता ये कंट्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है श्रेय सिविल सर्विस का, फादर है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का सिविल सर्विस को लेकर, जाकर पढ़ लेना। तो हंटर कमीशन क्या है, बना पंजाब राउंड को स्टडी करने के लिए, बट वही तो बोल रहा हूँ, मगर जो रिपोर्ट है कमेटी का वो आईओएस है, बोलते ना वो छलावा है। इवन कांग्रेस मेड अ कमेटी, इवन कांग्रेस ने वही मदन मोहन मालवीय, कभी मैंने रेफरेंस में बोला था मदन मोहन मालवीय के बारे में, क्या बोला था अभी तक, जब कल्चरल प्रोग्राम बच्चा लोग किए थे हम, याद है तुम लोग को, बड़ा दिवस के दिन, कौन सा दिन था, 25 दिसंबर है ना, तो बाबा का बर्थडे था उस दिन, मालवीय। मालवीय क्यों, बहुत बड़ा नाम है जी मालवीय। ये जो तुम्हारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखते हो, कौन बनाया, बाबा बनाया, मालवीय बनाया। और जब इनका क्या बोलते हैं बाबा अम्बेडकर का और गांधी जी का जब डिस्प्यूट हो गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेके, तो जो दोनों को साथ में लाने वाले मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल, सो गुड ना, बहुत बढ़िया थे, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। गई हो कहाँ पे, यूपी में, बनारस में, हाँ बनारस में ही है। डोनेशन उठाते थे वो बेचारा, कम मेहनत किए हैं बनाने के लिए वो, अभी उनका वो मेडल भी था, अच्छा उनको ना मिलेगा ही मिलेगा, वो पद्मश्री कुछ नहीं उनके लिए। गांधी जी के लिए नोबेल प्राइज क्या है, कुछ नहीं है उनके लिए, कहाँ अवार्ड बना सकते हो। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए कुछ अवार्ड ही नहीं है। नहीं, कई लोग तो बहुत ऊपर की चीज़ है, बात समझो ना। देखो अदर मेंबर्स कौन से मेंबर्स थे, क्योंकि देखो अब क्या हुआ, तुम लोग समझो कि जब हंटर कमीशन बना, ये तो पूरी तरीके से आईवास है, तो कांग्रेस भी बोलेगी ना अब हम क्या करेंगे, अपने अंडर ही कमेटी बनाएंगे और प्रयास करेंगे देखने का कि क्या क्या गलत हुआ था। तो मदन मोहन मालवीय के अंडर बनाया गया, उसमें और कौन से मेंबर्स थे, तो मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े बैरिस्टर थे मोतीलाल नेहरू, भले अभी गड़िया दो तुम लोग फालतू का, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, मैंने क्लास में पहले भी बोला है ये चीज़, इतना बढ़िया से लॉ को इंटरप्रेट करते थे और इनके वजह से बहुत बार ब्रिटिश को संशोधन करना पड़ा था लॉ में, इतने ज्ञानी थे उस समय के। मोतीलाल नेहरू, गांधी जी स्वयं थे, सीआर दास, बताऊंगा सीआर दास के बारे में, लाला लाजपत राय और एमआर जयकर, तो ये सभी और भी मेंबर्स थे, ठीक है, इन्होंने काम किया। अब देखो स्पेशल सेशन रखा गया जलियांवाला मासाकार के बाद। अभी तुम लोग क्या जानते हो कि 1885 में हुआ तो मुंबई में सेशन चला, फिर उसके बाद कलकत्ता में चला, फिर मद्रास में चला। मगर जब जलियांवाला मासाकार होता है तो स्पेशल रखना पड़ता है वहाँ पे। देखो ये 1920 का जो तुम्हारा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें लाला लाजपत राय वाज द प्रेसिडेंट एंड ही ओपनली कंडेम्ड द पंजाब रन टू डिस्कस इशू ऑन एनसीएम एंड इनिशिएटिव ऑफ गांधी जी। वहाँ में पूरा स्ट्रांगली कंडेम किया गया, गलत किया गया है ब्रिटिश के टाइम, और गांधी बाबा प्रेजेंट थे उसमें। और यहाँ से कंसेप्ट आया कि नो विल गो फॉर द मास मूवमेंट। अब नहीं होगा ये कंट्री में, अब कुछ करना पड़ेगा, अब ऐसे बैठ के नहीं रह सकते हैं। वहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि अब बड़ा मास मूवमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज एनसीएम। क्या हो रहा है जी, देखो रे, देखो हाँ हवा चल रहा है क्या बाहर, देखो पार्ट 3। अब देखो यहाँ तुमको और समझना होगा कि कहाँ से डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि अब तो तुम लोगों ने देख लिया कि पंजाब रॉन्ग के बाद ये इतना गंदा हुआ है,
हंटर कमीशन ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमको अपना कमीशन बनाना पड़ता है। उसके बाद इमीडिएट हम लोग को सेशन करना पड़ता है, जिसमें लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट है, गांधी जी भी अटेंड किए हैं उस चीज़ को। और क्या पार्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था, क्या हो रहा है वहाँ पे? ओह अच्छा, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ये जो तुम्हारा 99 वाला जो चीज़ था उसमें तुमको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1917 में आया था उसी का रेप्लिका है वो उसमें। यू नो समथिंग अबाउट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तुम लोग जानते हो ना। देखो इससे पहले मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1905 के आसपास, तभी ना मिंटो को हम कहते हैं कि ये क्या फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है। 1919 में इस चीज़ को और बढ़ा दिया गया था, यानी कि कोशिश है कि समाज को हर भाग में तोड़े हम। क्यों? फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश का अभी भी तो यही करता है ना गवर्नमेंट ऑफ द डे। जमात को परेशान करो और हिंदू का वोट लो, बात समझने का प्रयास करो, ये अभी भी चलता है ये चीज़, है ना। तो अब देखो इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें बहुत सारे त्रुटि थे, उसके डिससेटिस्फैक्शन में भी इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। और दूसरा देख लो फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके बाद जो तन्हाई था, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वार हमने सपोर्ट किया, हमको कुछ नहीं मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमने सपोर्ट किया, ऑटोमन एम्पायर गिर गया, ऑटोमन एम्पायर गिर गया तो मुस्लिम का कैलिफेट है वो जुड़ा हुआ है। तो देखो कहने का मतलब हम इतना बड़ा जो मूवमेंट कर रहे हैं उसका एक रीजन नहीं हो सकता है। जैसे आज तुम लोग सिविल सर्विस के लिए यहाँ बच्चे लोग बैठे हो, इसका एक कारण नहीं हो सकता, इसका 1000 कारण हो सकता है। ठीक से पूछोगे तो आ जाएगा दिल में बात, है ना। तो यही सब चीज़ है। उसके बाद खिलाफत इश्यूज है, तो ये सब प्राइम रीजन्स है जिसके वजह से इतना बड़ा मूवमेंट जाना पड़ा, मूवमेंट की ओर जाना पड़ा। अब बात करते हैं नेचर, फीचर एंड कैरेक्टर ऑफ एनसीएम। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके, क्या नेचर थे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ था। टाइटल को सरेंडर कर दिए, टाइटल दे दिए वापस, अभी बोले ना कैसर हिंद दे दिए, नाइटहुड दे दिए, और भी बहुत सारा है। फॉरेन गुड्स को पूरी तरीके से हमने बॉयकॉट कर दिया, बता दिया मैंने। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बात करें, क्यों? क्योंकि मैंने खिलाफत को जोड़ा है अपने साथ इश्यूज़ को। गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिए, लॉ कोर्ट को बॉयकॉट कर दिए, गवर्नमेंट कॉलेज को बॉयकॉट कर दिए, रिफ्यूजल टू वोट कर दिया, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वही बात है जो बताए थे उस समय। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब से आपने छोड़ दिया, टैक्स आप नहीं दोगे, वर्कर को आपने नेशनल सर्विस के लिए आपने तैनात किया, फंड यही स्वराज फंड ये एक्सेट्रा ये सब बता चुके हैं। अब देखो एनसीएम ने एक नया डायरेक्शन दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट में। देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बात समझे ना। बहुत कब स्टार्ट हुआ? 1885 में, है ना। 1855 में हुआ, मगर कॉन्क्रीट बोल रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म 1885 में आया क्योंकि आईएनसी का गठन हुआ है। उसके बाद तो ये बीच बीच दौर में बड़े बड़े लीडर आते रह गए, है ना, और फ्लॉप किया, काम नहीं किया। अल्टीमेटली काम तब किया जब 1915 में गांधी जी आए, और गांधी जी ने क्या किया, पूरा समीकरण ही चेंज कर दिया। क्योंकि अभी तक कोई ये नहीं सोच रहा कि गांव का आदमी भी जरूरत है, तो गांधी बाबा थे सोचने वाले। अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था कि महिलाओं का भी जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, तो गांधी बाबा थे वो भी सोचने वाले। यानी कि गांधी बाबा का जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत इंक्लूसिव था कि सबको लेके चलो, इसलिए इनका फिलोसफी पढ़ना पड़ता है। आइडियल पर्सन है वो अपने सोच, अपने कर्म, अपने निष्ठा से, हर एक चीज से वो आइडियल है। समझ गए ना बात को। तो अभी क्या हुआ, इसी में बोला जा रहा है कि अब एनसीएम ने क्या दिया, एक नया डायरेक्शन दिया तुम्हारा इंडियन नेशनल मूवमेंट को। क्यों ना हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फिर से लौट के आ रहा है। 1905 में हम पार्टीशन में बंगाल करवा दिए, फुट डाल दिए, फिर भी गांधी जी कोशिश तो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आ भी गया मगर कुछ ही दिन तक, यही मानना पड़ेगा। जैसे उधर हुआ फिर चल गया मुस्लिम, निकल गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कोशिश तो किए ना, कोशिश तो किए ना। यही कोशिश में मौलाना आज़ाद साहब आ गए, यही कोशिश में जिन्ना आ गए। तो क्या चाहिए तुमको? जो इतने बड़े बड़े लीडर आ गए जो कि बाद में जाकर पूरा भारत का तकदीर चेंज कर देता है। जिन्ना को गड़ी आता है तो जिन्ना की हिस्ट्री देखो ना, कितना योगदान है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। अभी हमको पकड़ के धर लेगा पुलिस अंदर यदि हम बोल दिए तो। हाँ, एल के आडवाणी को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेगा, है ना कोमल? क्या करें, बनो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो यार, बनो, जाओ पार्लियामेंट में जाओ, वहाँ पे तीरंदाजी करो, और क्या करोगे। देखो एक से थोड़ी होगा सर, गांधी बाबा तो कर दिए थे, फिर भी वो भी सपोर्ट लिए थे पीपल का, अकेले से नहीं। उतना आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। आपके अंदर तो एक आदमी के अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, इंडिविजुअल के अंदर।
देखो आप सही हो, आपका विजन सही है, अब मेरा विजन सही है तो तुम लोग आए कि नहीं आए? अब उतना बड़ा तो आदमी नहीं हूँ मैं, और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, छोटे लेवल बात कर रहा हूँ मैं। आपका विजन यदि क्लियर है ना, आपको वहीं तक पहुँचना है, तो आप दौड़ते जाओ, बीच में लोग आते रहेंगे और आपको सहयोग करेंगे, आपका ही भला हो जाएगा, उसका ही भला हो जाएगा, यही तो विजन है, समझे ना? इस विजन में बहुत सारे लोग आएंगे, प्लस माइनस बहुत कुछ होगा, समझा? देखो यहाँ पे समझो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ, पहली बार इतना बड़ा मास मूवमेंट देखने का प्रयास किया गया था इसमें। क्यों? अरे महिलाएं हैं, पीजेंट्स, जस्ट बोला कि नहीं बोला मैंने, वर्किंग क्लास को जोड़ा गया, मुस्लिम को जोड़ा गया, और क्या चाहिए तुमको? मल्टी क्लास मूवमेंट है, हर क्लास का लोग योगदान दे रहा है इस मूवमेंट में। फर्स्ट टाइम इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी बढ़ गया तेजी से, कहाँ नहीं फैला ये, पंजाब क्यों ना हो, लाला लाजपत राय है वहाँ पे, बंगाल, बिहार, आसाम, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा, यानी कि बहुत बड़ा एरिया में इसका रिपरकशन देखने को मिला है, समझे? पहली बार ये रूरल एरियाज को भी टच किया है, मैं तो बोल रहा हूँ गांधी जी को श्रेय जाता है ये चीज़, पहली बार महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। हाँ, ये बात तुम लोग को मानना पड़ेगा कि जो बाबू स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1906 में, उसमें भी महिलाएं पार्टिसिपेट की थी, ठीक है, मगर वो जो पार्टिसिपेशन था वो कम था एज कम्पेयर टू दिस। और बाबा का देखते जाओ, अभी बाबा का और बढ़ते जाएगा पावर, पढ़ते जाओ 10 घंटा 10 दिन, पावर और बढ़ते जाएगा, तो पावर है जी, पावर बढ़ते चला जाता है। और जब आपका विजन सही होता है, जब आपका इरादा सही होता है, तो लोग जुड़ते जाते हैं और आपको पता ही चलता है कि आप लीडर बन जाते हैं। और शुरू में सोच रहे हो कि हमको लीडर बनना है, तो बाबू ई वाला होगा हाल, है ना कोमल? देखो, लॉन्चिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का मतलब क्या होता है रूपश्री? कैन यू टेल मी, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम? हाँ, बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, कंस्ट्रक्ट करना। क्या होता है कंस्ट्रक्शन का मतलब? बिल्ड करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे चीज़ को देखना। जैसे देखो, इंडिया इज़ नोन फॉर मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे देखो स्वच्छ भारत अभियान है ना, ओपन डिफिकेशन फ्री होना चाहिए कंट्री, ODF होना चाहिए, ODF प्लस होना चाहिए, ODF प्लस होना चाहिए, है कि नहीं है? यानी कि जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, उसके लिए प्रोग्राम और पॉलिसी चलाना, ताकि हम नेशनल मूवमेंट तो कर लिए, वहाँ हमारा कंट्री का स्थिति ही खराब है, तो उस पर भी तो उतना ही ध्यान देना होगा हमको। तो याद करो जो तुम लोग को चेन सिस्टम बताया गया था, कोमल, ट्रूस, पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, बिल्कुल पैसिव क्या है, देखो वहाँ पे रूरल सैनिटेशन, समझ में आया? यानी कि गांव देहात में, अब बताओ, हर समय बात होता है दलित को लेके, दलित को गांधी बाबा क्या बोलते थे कि क्या आप पूरा दुनिया को साफ कर रहे हैं, आप अपना घर में साफ नहीं करते हैं, व्हाट इज दिस? सही बात है, यानी कि रूरल सैनिटेशन होना बहुत जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन, समझ गए ना? नंबर 1। दूसरा, खादी मूवमेंट, चरखा, क्योंकि स्वदेशी कपड़ा पहनना है हमको, समझे ना? महंगा हो कोई बात नहीं, अपना इंडिया वाला चीज़ है ना। हेल्थ एंड हाइजीन, उस पर ध्यान देना होगा आपको। ह्यूमन राइट्स पे बात होना, महिला का राइट्स होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए महिला। पढ़ो तो वहाँ पे कोमल, फिर से पढ़ो जल्दी से बाबा लोग का। अच्छी तो हो तो गया बात। कम्युनिटी का प्रोग्रेस तभी देखेंगे जब महिला कितना प्रोग्रेस है उस कम्युनिटी में। बाबू, बिना महिला का प्रोग्रेस का कभी कोई कंट्री प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है। बात समझो, आज इंडिया क्यों पीछे है, इसका बहुत बड़ा रीजन है इसका। बताओ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिला बहुत कम है कि नहीं है? व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स योर हार्ट्स ग्राउंड रियलिटी। समझ रहे हो ना बात को? देखो हमको इतना मजा आता है, देख लो वहाँ पे। तो बेसिक एजुकेशन पे ध्यान होना चाहिए। बताओ, उस समय बोल रहे थे, हाँ उस समय NCM में बोला जा रहा था ये चीज़। रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए और डेवलपमेंट ऑफ किसान एंड लेबर, यानी कि बड़े, क्योंकि लेबर का तो बाबू सुनने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट ब्लॉक का वहाँ पे दबदबा है। आज तो बताया थे तुम लोग इकोनॉमिक्स में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? खाली प्रॉफिट, खाली मोनोपोली, प्रॉफिट, यही सब चीज़ है। जब ये सब चीज़ होगा तो एक्सप्लोटेशन तो होगा ना, तो उसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, ऑल इंडिया किसान सभा बनेगा, बहुत तरह का बात होगा। हाँ, ILO बनेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, रसा वाला जो भी हुआ था इवेंट, वेरी गुड। तो ये क्या है कि ये सभी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो पहली बार हिंदुस्तान के जमीन पे देखा गया एक चीज़। और वो पूरी तरीके से फायदा क्या हुआ कि NCM का पार्टी था वो, यानी कि NCM में केवल लोगों को जुटाने का बात नहीं था, NCM में लोगों का बिहेवियर चेंज पे भी बात था जी।
हाँ, बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है लोगों का। आगे देखते हैं, प्रोमिनेंट जो लॉयर्स थे जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा है, क्योंकि उसमें दिया कि नहीं दिया कि नेचर में कि हम प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, चाहे हम जज है तो जज छोड़ रहे हैं, हम यदि स्कूल टीचर है तो स्कूल टीचर छोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट वाले स्कूल टीचर का। देखो मोतीलाल नेहरू छोड़ दिए अपना जॉब, हाँ, सी राजा गोपालाचार्य, इसको राजा जी भी बोला जाता है, राजा जी प्लान बताएंगे तुम लोग को बाद में। CR दास, वल्लभ भाई पटेल छोड़ दिए जॉब अपना, किचलू, असफ अली और जयकर, तो जो प्रोमिनेंट आदमी थे उस समय सभी ने बाबू अपना जॉब छोड़ दिया देश का कल्याण के लिए। देखो तो ठीक है, इतना बढ़िया तो बात समझ लिया, ये भी समझ लिया कि भाई चलो कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ था, वाह सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना, और एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मगर कोई भी मूवमेंट क्रिटिसिज्म के बिना तो हो नहीं सकता है, हर आदमी का क्रिटिसिज्म होता है या हर मूवमेंट का क्रिटिसिज्म होगा। तो इसका क्या है क्रिटिसिज्म, तो देख लो। अब जो चौरी चौरा का जो इतना भयंकर जो तुम्हारा हुआ था इंसिडेंट, हाँ, जो कि तुम्हारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अभी देखोगे तो, जहाँ पे 22 कॉप्स को, पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था मासेस में, तो इसलिए सस्पेंड करना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि वायलेंट की तरफ मूव कर रहा था वो। अब वायलेंट वाला मूवमेंट कैसे हम चलने दे सकते, क्योंकि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और अहिंसा, इसके ठीक विपरीत है ये, तो उनको करना पड़ा नीचे। अदरवाइज ब्रिटिश को चांस मिल जाता है कर्व करने का, बात समझो। मगर देखो तुम लोग को ये भी बताया गया था कि जैसे ही ये ड्रॉप किया गया, बहुत सारे लोग खुश नहीं थे इस चीज़ से, बोले थे अभी तो तूफान आया था, अभी तो बहुत आगे बढ़ता। और इसी को पूर्ति करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आ जाते हैं, जिसमें तुम्हारा कौन सा है, भगत सिंह, राजदेव, जितने भी है, सुखदेव जो भी है, ठीक है ना, ये सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं उस समय। और वही टाइम में तुम्हारे हमारे चित्तौड़गढ़ के सूर्य सेन, वो भी एक्टिव होते हैं। सूर्य सेन फेवरेट, बहुत बढ़िया है, पढ़ लेना कभी, अभी बांग्लादेश में है वो चित्तौड़गढ़, बहुत बढ़िया है उनका हिस्ट्री भी। तो देखो इसमें क्या समझे तुम लोग कि जो इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा का, जहाँ पे 22 लोग मारे गए थे, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट NCM वॉज सस्पेंडेड। क्यों? क्योंकि एंटीथेसिस, क्योंकि गांधी जी का जो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इमीडिएटली, जैसे इंसिडेंट हुआ तुरंत कर दिया गया। और जो हम सोचे थे कि स्वराज मिलना चाहिए हमको, नहीं मिल पाया हमको। हाँ देखो मैं बताता हूँ, स्वराज मतलब है फ्रीडम चाहिए, हम काम चलाएंगे, मगर ऊपर डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश का रहेगा, ब्रिटिश देखने वाला पूरा है, मगर नीचे हमारा सरकार रहेगा, इंडियंस रहेंगे, दैट इज अ स्वराज। अब स्वराज कब पूर्ण स्वराज बना? 1929 के। अब ब्रिटिश नहीं रहेगा, अब हम रहेंगे ऊपर भी। और फिर वो दौड़ते 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 जाकर 1947 में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में मिलता है। तो स्वराज का तो डेफिनेशन 1929 में आया है, ठीक से हम अभी पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि अब हिस्ट्री तो बीत चुका है। समझ रहे हो ना बात को? उस समय बहुत वेग था, ये स्वराज शब्द बहुत वेग था, अनक्लियर था, किसी को पता भी नहीं था कि स्वराज क्या। भले ही आपने टिप्पणी कर दिया, फ्रीडम अभी भी पता नहीं है। बात सही है, बहुत बड़ा शब्द है फ्रीडम, बहुत बड़ा शब्द है, कभी मैं बताऊंगा। बहुत बड़ा फिलोसफी पे जाना पड़ेगा फिर। फ्रीडम मतलब हो सकता है कि हम तुमसे बोल रहे हैं तुम्हारा फ्रीडम है कि हमको काउंटर करो, तो थोड़ा सा भी तुमको रोक दिया तो तुम्हारा फ्रीडम खत्म हो गया वहाँ पर। फ्रीडम तो हर जगह है ना, मगर फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन भी है आपका। ऐसा ही फ्रीडम मत करो जो कंट्री का संपूर्णता और अखंडता में फर्क पड़े। ऐसे भी गाजा बजा ला जाके थोड़ी बोल देना है बाहर जाके कि भारत तेरा टुकड़ा होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नहीं करना है जी। तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी एक लिमिट है, और जो दिया गया है आपको संविधान में कि आपको पर्टिकुलरली आप कर सकते हो अपने आप को एक्सप्रेस। ऐसा भी अपने आप को एक्सप्रेस मत करो कि सेडिशन चार्ज लग जाए आपके ऊपर, जो दिशा रवि को लगा। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या, हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। क्यों? बोला कि वही केदारनाथ वाला केस से मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि इंसाइटमेंट टू वायलेंस जब हुआ ही नहीं तो काहे का आपको सेडिशन चार्ज लगे फिर। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ, तुमको बहुत सारा रेफरेंस लेना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का, उसके फ्रेम में देखना होगा जो लॉ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है फ्रीडम। वो अब ये नहीं कि घर में रोटी नहीं खाए चिल्ला रहे हो और फिर भात बना दिए, दैट इज़ अ फ्रीडम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो घर का फ्रीडम। समझ गए ना बात को? चलो आगे देखते हैं। स्वराज हो गया। बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट देयर वॉज फियर। देखो यही तो हुआ, सस्पेंड हो गया। बताओ इतना दिन हम ये झाल बजा रहे थे क्या मूवमेंट में, इतना मेहनत कर रहे थे, हमको तो सोना चाहिए था। तो लोगों में बाबू डिसइल्यूजमेंट आ गया, ओ निराशा, फियर, डर।
ठीक है। और मार्क्सिस्ट तो डायरेक्शनलेस बन गया, क्योंकि बाबा तो ले लिए, ड्रॉप कर लिए। अब कई लोग तो अभी भी एक्टिव, हाइपर एक्टिव है, मूवमेंट चलेगा चलेगा तो चलेगा, इस तरह बोल रहा है। हम बाबा बोले नहीं हटा लो इसको, नहीं तो खतरा हो जाएगा। बाबा देखो चलाक है ना बाबा, बाबा क्या कर रहे हैं, मूवमेंट हटा कर फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क, यही होता है। बाबा का एक एक चीज़, एक एक सेकेंड, एक एक जो भी लिखे हैं वो एक एक चीज़ सीखने वाला चीज़ है लोगों को, कि मोमेंट आपका अनसक्सेसफुल हुआ फिर भी आपने उस समय कैसे यूज़ किया, मेरा तो आइडियल है। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ उनका देखता हूँ हरकत, क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ रखा है इनका, गांधी जी का, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, हमारा तो फेवरेट है, हमारा तो बहुत फेवरेट है, हम तो बहुत मानते हैं उनको। बस वही है कि 0.10 और उसके बाद 1 पे रेकरिंग मारो, उतना भी बन जाए तो बहुत है, उतना भी नहीं बन पाएंगे जीवन में, कि जो उन लोगों का जो विजन था, है ना। बाबू तुम लोग का तो छोड़ दो बाबू, तुम लोग तो हमारा ही 0.10 को 1 पे रेकरिंग, वो हमारा ही नहीं बन पाएगा, तुम लोग छोड़ो। देखो खिलाफत मूवमेंट का बात करेंगे हम लोग। ऐसा देखो रे खिलाफत मूवमेंट, तो मैंने क्या बोला कि जो ऑटोमन एम्पायर गिरा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश के हैंड्स से, हार्ट्स ट्रीटी लगे हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लगे थे 1920 में। अब बाबू ये ट्रीटी है ना बाबू, दबा दिया। अब कैलिफेट जो ये ट्रीटी में ये था कि ऑटोमन एम्पायर तुम्हारा दूसरा साइड में, डिफीट साइड में था। देखो 2 पावर थे, एक्सिस पावर, एलाइड पावर, याद आया तुम लोगों ने, वर्ल्ड हिस्ट्री बता चुके हैं। तो दूसरे पावर में जो पावर हारे थे उसमें ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर मतलब बाबू अभी का टर्की होता है। दौड़ते हुए दिखाओ टर्की सबको, जल्दी जाओ, ये टर्की है। तो ये टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट करता था, समझे ना। तो ये क्या था, ये तुम्हारा लूजर पावर में था। जब लूजर पावर होगा तो इम्पोज तो किया जाएगा ट्रीटी, और ट्रीटी में इम्पोज क्या था कि जो कैलिफेट जो सिस्टम है, कैलिफेट मतलब जो मुस्लिम का पूरा वर्ल्ड में जो मुस्लिम है उसको रिप्रेजेंट करता था टर्की ही, ऑटोमन एम्पायर ही करता था। अब बोला कि हाँ खलीफा, दैट इज अ कैलिफेट, खलीफा कैलिफेट एक ही चीज़ है। अब बोला ऐसा नहीं होगा, अब अलग अलग जगह मुस्लिम को अलग अलग लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आहत हुआ मुस्लिम को, क्योंकि अभी तक तो वही कर रहा था। तो वही इशू इंडिया में भी बर्निंग होगा, क्योंकि इंडिया में भी मुस्लिम लोग रह रहे हैं साथ में। और अभी उस समय का अखंड भारत देखो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो मुस्लिम का आबादी और ज़्यादा होगा। गांधी जी को मौका मिल गया यहाँ पे, तो मुस्लिम का सेंटीमेंट हट हुआ, उसको पकड़ के एनसीए में खींच दो। अली ब्रदर्स को लेके आ गए, कॉन्फिडेंस को लेके। अरे गेटिंग में समझ में आ रहा है ना, होप सो यही चीज़ हुआ है। देखो क्या हुआ कि इट एडेड फ्यूल टू द फायर, क्या हुआ, और बाबू जख्म और तगड़ा कर दिया है, समझ गया ना। क्यों, क्योंकि हुआ है ऑटोमन एम्पायर गिरा है तो सेंटीमेंट हट हुआ, वही कहानी जो बता रहे थे। अली ब्रदर्स थे कौन सा? अली ब्रदर्स 2 बहुत ही बड़े जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, नाम पता, बहुत जगह डिफरेंट दिया है। शौकत अली और सईद अली, कहीं पे एक जगह डिफरेंट नाम 2 जगह पर है, तो उसमें अली ब्रदर्स लिख देना। अलग अलग जगह पर भी तो आते हैं, नाम पे नहीं जाते हैं, सिविल सर्विस में ढूंढ में नाम नहीं पूछेगा, जनरल आइडियाज। देखो रिवोल्ट्स इन अरब लैंड इंजीनियर एंड इंस्टिगेशन ऑफ ब्रिटिश मेड द मुस्लिम सेंटिमेंट्स फ्लेड इन इंडिया। जो अरब में किया गया घटना, वो चीज़ फर्क पड़ा इंडिया में, वही मिडल ईस्ट में जो हुआ यहाँ पे भी फर्क पड़ा। तो अब देखो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बने हैं, जो तुम लोग बोले शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के अंडर जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली थे, और अजमल खान, who forced the British to change the attitude towards Turkey। और इन्होंने प्रयास किया कि है ब्रिटिश तुम यार थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो अपना, यार मुस्लिम है हम लोग और हम लोग को रिप्रेजेंट करता है टर्की, ऑटोमन एम्पायर, अब ऐसा मत करो यार, हमारा तो सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है, फोर्स कर रहा है। तो खिलाफत कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। तो वहाँ किसके अंडर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अंदर, और यही हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सो विजनरी, हमारा जो पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर थे बहुत ही एथिकल थे और बहुत ही विजनरी थे। तो इनके अंडर खिलाफत कॉन्फ्रेंस रखा गया और यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया, और यहीं पे इन्होंने समर्थन किया कि हाँ हम एनसीएम को साथ दे रहे हैं। यानी कि खिलाफत कांग्रेस हुआ जहाँ पे मौलाना आज़ाद साहब लीड कर रहे हैं, और वहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके यस हिंदू लोग को भी प्रॉब्लम है, हमको भी प्रॉब्लम है, एक प्लेटफॉर्म गांधी जी का प्लेटफॉर्म एनसीएम, वहीं पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि देखो हिंदू मुस्लिम यूनिटी साथ आना। नागपुर सेशन जब हुआ, नागपुर मतलब जो महाराष्ट्र का पार्ट है, रेजोल्यूशन वाज पास टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। अब उधर से भी रिटालिएशन मेजर
कि जब INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चला, नागपुर सेशन, तो वो भी हरी झंडी दिया कि हम भी अब खिलाफत को समर्थन करते हैं। यानी कि इधर से भी समर्थन, उधर से भी समर्थन, सिम्बोटिक रिलेशन हो गया दोनों तरफ से। तो खिलाफत वाज लॉन्च्ड, अब खिलाफत को लॉन्च कर दिया गया ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ NCM एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NCM वाज खिलाफत इशू। और उसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट तो था ही, इतना कुछ करेंगे, एक चूँकि मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है तो अब खिलाफत इशू भी हम वहाँ पे टैकल करेंगे कि अब हम ब्रिटिश को फोर्स करेंगे कि आप प्लीज़ ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म मत करो, इसका कैलिफेट ख़त्म मत करो, क्योंकि ये मेरा सेंटिमेंट्स का सवाल है। तो खिलाफत एंड NCM वाज मर्ज्ड ऑन वन प्लेटफॉर्म और द एम ऑफ गांधी जी वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी चाहते थे कि ये दोनों जो बड़ा जो है तबका जो है, ये तबका दोनों एक साथ आ जाएगा तो फिर ब्रिटिश कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश क्या कर रहा है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट कर रहा है, डिवाइड एंड रूल। वही पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट मतलब क्या होता है कि मुस्लिम को थोड़ा फेवर कर दे रहे हैं और इधर से इधर वो कर दे रहे हैं, दोनों को लड़ाई लगवा रहे हैं, है ना, फूट डालो राज करो बाबू, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यही चीज़ कर रहे थे। और गांधी जी जानते थे, विजनरी थे, जानते थे सभी चीज़। लिमिटेशन क्या है, देखो लिमिटेशन क्या है कि खिलाफत मूवमेंट फेल हो गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर गिर गया, कैलिफेट गिर गया, आप कोई रिकवरी नहीं होगा, वहाँ पे गिर गया, आप कुछ नहीं होने वाला है। जब इसको पता चल ही गया मुस्लिम लोग को कि ये कुछ नहीं होने वाला है, तो बाबू कहा है हम यहाँ बैठ के झाल बजाएंगे, निकल गए। मगर जो बड़े बड़े लीडर है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये तुम्हारे ये कलाम साहब, ये सब तो बहुत बड़े लीडर बन के निकल गए ना वहाँ से, जो कि आने वाले समय में पूरा जान भरे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो कभी भी कोई भी मूवमेंट होता है तो वहाँ से लीडर निकलते हैं और वो लीडर फिर गाइड करता है कंट्री को। ऐसा हुआ है, जैसे मोदी जी का भी तुम देख लो, जैसे अपना इनका देख लो, लालू जी का देख लो, लालू जी या फिर नीतीश कुमार, JP आंदोलन में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो जो बड़े मूवमेंट में बड़े लीडर निकलते हैं ना, जो कंट्री को आगे तक सर्व करते हैं, उस हिसाब से नीतीश जी तो कर रहे हैं अभी तक सर्व। तो बड़ा मूवमेंट का मतलब ही होता है कि इट विल प्रोड्यूस यू द ग्रेट लीडर्स। अब कितना ग्रेट लीडर है ये तो बहुत बड़ा असेसमेंट का बात है, तुम लोग बैठते रहो, करते रहो और हमको ही बता देना, ठीक है। देखो तंज मार रहे हैं और कुछ नहीं, कितने बड़े बड़े एथिकल लीडर्स निकले हैं। और अभी का हम क्या बात करें, ज़्यादा बात करेंगे तो हमको फिर बात करने लायक रहेंगे ही नहीं, जो दिक्कत है ना, हमको अपना जान भी तो प्यारा है। देखो फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, यानी कि पूरा फेल कर गया, विड्रॉल ऑफ खिलाफत मूवमेंट। देखो विड्रॉ कर दिया ना, कर दिया, क्यों, क्योंकि अब तो वही कैलिफेट तो ख़त्म ही हो गया है, अब तो कोई रिकवरी होगा ही नहीं उसका। और जो हिंदू मुस्लिम जो बाबा देखे थे सपना कि स्ट्रांग रहेगा, वो वीकन हो गया पूरी तरीके से। क्यों, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट पूरी तरह से विड्रॉ हो गया। तो देखो इसमें प्रयास, देखो अभी समझे कि नहीं समझे तुम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है, गांधी बाबा का क्या क्या चीज़, तो गांधी बाबा क्या किए हैं, रिलीजन को बड़ा ही स्किलफुल यूज़ किए कि नहीं किए। देखो अब ये पहले रूपश्री पहले हम बता चुके इसके बारे में, क्या गांधी जी क्या थे कि रिलीजन को बड़ा ही अच्छी तरीके से यूज़ करते थे। जाके हम मुस्लिम को बोलते थे कि ब्रिटिश शैतान है, ठीक है, और हिंदू को जाकर बोलते थे कि ब्रिटिश रावण है, और आप महिला को बोलते थे आप सीता है। तो गांधी जी बढ़िया से रिलीजन को यूज़ करते थे, मगर पॉजिटिव सेंस में। क्यों, लोगों को मोबिलाइज करना है ना ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो वही बोला कि स्किलफुल यूज़ ऑफ रिलीजन, महिलाओं को लाना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना, अ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। खादी पहना हुआ आदमी एक लकड़ी लेके चल रहा है, और क्या चाहिए तुमको, है ना। तो जब ऐसा आदमी का जब पोशाक इतना आसान हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, तो हर आदमी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है अपने साथ में। और वही सूट बूट वाले हो तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि भारत में कभी सूट बूट रहा ही नहीं, क्योंकि भारत तो गरीब देश है। सिंपल सी बात, नहीं लगता है तुम लोगों को भारत गरीब देश है। कनेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली। आके जनेऊ भी अपना छोड़ दिए थे, हटा दिए थे जनेऊ, थ्रेड, हॉली थ्रेड। क्यों, फिर मुस्लिम नहीं जुड़ेगा, और फिर बहुत सारे जो हॉली थ्रेड वाले लोग नहीं है, जो नहीं पहनते हैं, हिंदू वाले भी तो बहुत नहीं पहनते हैं, तो फिर वो कैसे रिलेट करेंगे। ऑब्वियसली यही होता है। जैसे हमारा बात तुमको सही लगा या हमारा वे ऑफ लिविंग सही लगा, तो यू रिलेट टू मी। और यदि हमारा बात ऊपर ही गया तो बोलेगा हाँ बढ़िया स्पीकर तो है, ताली मार दिए, बात खत्म, वहीं तक चल दिए वहाँ, तो रिलेट नहीं कर पाए। होता है ऐसा। जैसे मान लो ठहराव आ जाता है इसको रिलेट करने के बाद। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल दो, जैसे कि यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं,
और बढ़िया से इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं और यहाँ गांव के आदमी लोग को बैठा दिया तुम, तो बोले क्या पढ़ा लिखा, वाह वाह कर देगा, ठीक है ना, ताली मार देगा। ऐसा ही पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैं रिलेट नहीं कर पाएगा वो। और जब यहाँ पे ठेठी पे बात कर दी हम बढ़िया से, जो भी लोकल लैंग्वेज, तो वो रिलेट कर पाएंगे, Relate कर तो वो इन्वाइट भी कर सकते हैं। यही बात गांधी जी भी यही किए, समझे समझे ना। गेट लीडर इसी तरह बनते हैं कि आप डायरेक्ट मास का जो पल्स है, पल्स को आप भाप पाए ठीक से, समझे ना। तो बनना है ना तुम लोग को लीडर बाबू, बनना, ठीक है ना। और कभी भी डांटेंगे ही तुम लोग को। देखो तो अब क्या हुआ, देखो ट्रूस चला, यानी कि ट्रूस क्या पैसिव स्टेज है, फिर एक्टिव में गया। देखो एनसीएम एक्टिव गया है, मैं एक्टिव में बाबू चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, ड्रॉप करना पड़ा। मैं ड्रॉप करना पड़ा था तो उस समय भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी बाबा का चल ही रहा था। तो ये चीज़ वहाँ पे देखो पैसिव रेजिस्टेंस के टाइम में महिलाओं का सशक्तिकरण करना, चरखा चलाना, है ना, और रूरल डेवलपमेंट पे काम करना, अर्बन डेवलपमेंट, बहुत तरह काम, ठीक है, ये सभी काम हुआ। और ये चीज़ केवल एनसीएम में नहीं देखा गया, ये सीडीएम के टाइम में भी देखा गया और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी देखा गया है ये चीज़। अब तो समझ गए। अब देखो खिलाफत मूवमेंट, अब देखो खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ। देखो अब जैसे तुम हमसे पूछ रही थी, देखो यहाँ पे लिया दिखाया गया है, यहाँ पे देखो कि खिलाफत मूवमेंट, ये जो शब्द है खलीफा से आया है। खलीफा मतलब कैलिफ, यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो हेड रहेगा। वर्ल्ड वार में ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, रसिया और यूएसए एक साइड, और जर्मनी, ठीक है, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी प्लस टर्की एक साइड। हार गया ये सेकंड साइड, जर्मनी इटली वाला हार गया। जब हार गया तो इसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यानी कि तुम्हारा साइन वो किया गया, जो कि पेरिस ट्रीटी के अंतर्गत आता है। तो वही था, उसमें ये कैलिफेट ख़त्म कर रहे हैं हम। तो वही गांधी जी क्या किए, सब बता चुका हूँ, उसको माइंड मैप में बता रहा हूँ। तो गांधी जी वही इसको पॉलिटिसाइज कर दिए खिलाफत इश्यूज़ को, और मुस्लिम हिंदू का चाहते थे मगर कुछ नहीं हुआ बाद में। और यही क्वेश्चन को बोलते हैं खिलाफत क्वेश्चन, क्यों आपने कैलिफेट ख़त्म किया, दैट इज़ अ क्वेश्चन, क्योंकि मुस्लिम सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। तो स्कॉलर्स कुड डिबेट वाई मुस्लिम दी ओनली पार्ट। सबसे बड़ा बात है कि क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन करते हैं स्कॉलर्स, तो मुस्लिम काहे एनसीएम का पार्ट बनेगा, इस वजह से कि उसका ऑटोमन एम्पायर गिर गया। ऐसे पार्ट नहीं बन सकता है, ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पार्ट नहीं बन सकता है। ये स्कॉलर्स अपना अपना जगह पे व्याख्या करते हैं, ठीक है, वो भी बात दुरुस्त है, दुरुस्त है। मगर ठीक है, तो आपको एट द सेम टाइम ये भी समझना होगा कि पॉलिसी ऑफ अबेजमेंट भी तो चल रहा है ब्रिटिश के तरफ। क्योंकि देखो अब फूट डालोगे तो क्या है, बोलेगा कि देखो हिंदू कितना आगे निकल गया तुमसे, तुम लोग बैठे रहो, और उसको अलग से दे देगा प्रोग्राम और पॉलिसी। तब वो लोग लगेगा कि हाँ यही तो हमारा हिमायती है, बीटीसी तो है हमारा हिमायती, बीटीसी तो है हमारा, हिंदू कौन करेगा। बताओ, हर समय आरोप लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिंदू पार्टी है, और अभी देखो ये मुस्लिम पार्टी का छवि बन गया, क्योंकि अभी हिंदू पार्टी तुम्हारा बीजेपी है। तो जमाने के साथ बहुत कुछ चेंज होते हैं, आइडियोलॉजी सब। हाँ राहुल गांधी था ना जी, कब तक था राहुल गांधी, बताओ जरा हमको। कुछ नहीं, राहुल गांधी कहाँ कुछ रहा सत्ता में, जो रहे कांग्रेस रहे, सोनिया गांधी रहे, मनमोहन जी रहे। मनमोहन जी तो बहुत बड़े रहे हैं, बहुत ऊपर की चीज़ें मनमोहन जी, ठीक है। देखो कांग्रेस, देखो यहाँ पे देखो कांग्रेस में अब क्या क्या हुआ। देखो कांग्रेस बना, फिर तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, जानते हो गांधी जी बाद में लीडर बने इसके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किए, फिर डिक्लाइन हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आएगा क्या हुआ, अब अचानक चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद बहुत बड़ा डिबेट हुआ, कोई नो चेंजर। नो चेंजर मतलब गांधी जी जैसे बोल रहे हैं आप विश्वास करो, यानी गांधी जी का फुल सपोर्टर। और कोई बोला था नो नो नो, गांधी जी को नहीं करना चाहिए था, ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी तो मज़ा ही आ रहा था, अभी तो आगे और बढ़ता है ये मूवमेंट, अभी तो पीक पे जा रहे थे। तो ऐसा धारा तैयार हो गया, दो धारा। तो वहीं देखो लिखा गया है कि एक नो चेंजर है जो कि पूरी तरीके से गांधीयन फिलॉसफी पे बिलीव कर रहे हैं, आइडियोलॉजी पे बिलीव कर रहे हैं, वो गांधी जी के रास्ता में ही चलना चाहते हैं। ये कांग्रेस के अंदर हो रहा है जी। एक क्या है, गांधी जी पे ट्रस्ट नहीं है एक को, ठीक है, वो चाहते हैं कि अभी भी हमको गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर देना चाहिए और इसी रूप से हमको काम करना चाहिए अलग से, भले ही गांधी जी ड्रॉप कर दिए मूवमेंट को। यानी कि प्रो चेंजर्स थे, एक नो चेंजर एक प्रो चेंजर। प्रो चेंजर मतलब क्या, वो चेंज लाना चाहते थे, गांधी जी ड्रॉप कर दिए फिर भी वो चेंज लाना चाह रहे थे। तो उसी में तुम्हारा क्या वांटेड टू चेंज, और उसी में मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे, और यहाँ से स्वराज पार्टी का निर्माण होता है। समझे, स्वराज मजाक है क्या, स्वराज देख रहे हो स्वराज का इंटरप्रिटेशन किस तरह हो रहा है। हाँ, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ है, मोतीलाल नेहरू की हैं, सीआर दास की हैं, उसको आगे, हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा,
फिर से लौट के आए कांग्रेस में वो। मगर जितना समय तक वो रहे हैं, उन्होंने जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था वो भरने का प्रयास किया है अपने स्तर से। यानी कि देखो, मूवमेंट कभी भी एक मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, उस मूवमेंट से जो भी चिंगारी भर के वो हर अपने अपने स्तर पे काम करता है और हर एक का योगदान है कंट्री को आज़ादी दिलाने में। तो इसलिए हम यदि गांधी बाबा का बात करते तो यहाँ पे भगत सिंह का भी बात होता है कि नहीं होता, यहाँ पे सुभाष चंद्र का भी बोस का ही बात होता है। तो हर युग में अलग अलग लोग आते हैं, उसको प्रयास करते हैं आगे बढ़ाने का। तो यही चीज़ हुआ है कि स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किए हैं कांग्रेस के अंदर ही, जो कि गांधीयन फिलॉसफी बिलीव नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब देखो स्वराज पार्टी का मैं बात करूं, देखो अभी स्वराजिस्ट क्या चाह रहे थे, ये चाह क्या रहे थे कि इन्होंने अलग पार्टी बनाया, ये चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आना चाहिए ताकि हमारे इंडियंस को भी वो वैल्यू मिले। और क्या हुआ, बट इलेक्शन लॉस्ट, इलेक्शन हार गई है। अब देखो इलेक्शन भी होना शुरू हो गया था कंट्री में, यदि ठीक से देखोगे तो फर्स्ट इलेक्शन तुम्हारा वही 30 के दशक में शुरू हो गया था और सेकंड इलेक्शन बाद में हुआ था, समझे। इलेक्शन मतलब क्या है, इलेक्शन मतलब कि ब्रिटिश इलेक्शन करवा रहा है, वहाँ हमारे इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वही आप बनेंगे, क्योंकि ब्रिटिश तो चंद भर मुट्ठी वाले हैं लोग सब, है ना, 4-5 करोड़। अब कहाँ इतना बड़ा कंट्री, कहाँ 33 करोड़ का पॉपुलेशन, ये कंट्री कहाँ 33 करोड़ पॉपुलेशन था जी 1947 के आसपास। 51 का सेंसस देखेगा, 1951 का सेंसस देखोगे तो पता चलेगा 33 करोड़ पॉपुलेशन था हमारा भारत में। तो उसी के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ कि जब 30 करोड़ वाला आबादी वाला पॉपुलेशन, तो उसको इंडियंस ही देखेंगे, उसका इलेक्शन हो रहा है, मगर इलेक्शन हार गए है। जब इलेक्शन हार गए तो कहाँ घर वापसी होगा फिर से इनका, तो फिर ये कांग्रेस में चले गया। देखो वही बोला कि फिर कांग्रेस अगेन रिटर्न 30 के दशक में चले आए। क्या क्या रिफॉर्म चाहते थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तुम्हारा जो था उसके अगेंस्ट थे। डायरकी सिस्टम याद आया तुम लोग को, डायरकी सिस्टम जो नीचे लेवल पे था कि गवर्नर बनेगा वहाँ पे और गवर्नर के पास वीटो पावर है, यानी कि जो चुन के आएगा वहाँ पे उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे कि तुम्हारा अभी एलजी वाला केस हो रहा है, जान रहे हो ना क्या हो रहा है अभी दिल्ली में, बता रहे थे उसे। तो डायरकी गवर्नमेंट में मुटीमैन कमेटी बना था, है ना, मुटीमैन कमेटी बोला कि क्या बोला 1924 में बना, और उसके बाद क्या इवेंट हुआ, साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, हुआ कि नहीं हुआ। आने वाला था 1929 में, आया कब कोमल 27 में, क्यों आया। देखो तुमको डे 1 से हम ये सब चीज़ बता रहे हैं, हालांकि पढ़ाई भी नहीं तो फिर भी वो बता रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का पढ़ने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि हमको तो दिखता है वो सब चीज़। क्या हुआ था, क्यों आना था उसको 1929 में, मैं 2 साल पहले क्यों आया था तो वहाँ हाँ, क्योंकि वो लंदन में जो इवेंट हुआ था वहाँ का पार्लियामेंट में, वहाँ पे सत्ता गिरने वाला था। अब बोला कि जो नया सत्ता आएगा, लेबर पार्टी आएगा, वो ठीक से नहीं जस्टिस दे पाएगा, इसलिए 2 साल पहले ही भेज दो। अब कितना बढ़िया बात है, हमारा भारत का संविधान बनाने के लिए आया, मैं कोई इंडियंस नहीं है उसमें, इसलिए गो बैक साइमन। लाला लाजपत राय कर दिया उस, हाँ पीपल उसमें 2 डिजिट में थे, ठीक है, लेस देन 10 ही थे शायद, ठीक है, मैं इंडियंस नहीं थे। सबसे बड़ा बात है कि इंडियंस नहीं थे। साइमन कमीशन, साइमन जो थे, हाँ 7 पीपल, हाँ हाँ 7 ही थे, इसलिए मैंने सिंगल 2 डिजिट से कम था, इसलिए मैंने बोला, याद नहीं रहता, हो जाता। तो इसमें क्या है, कोई इंडियंस नहीं थे, सबसे बड़ा लूपहोल यही था। तो वो दिया गया इनको, सब प्रोटेस्ट हुआ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो उसके बाद प्रेशर बनाया मोतीलाल नेहरू सब, तो मोतीलाल नेहरू बोले क्या तुम इंडियंस लोग क्या करेगा, तो बेकार है तुम। तो मोतीलाल नेहरू बोले कि ठीक है हम कर देंगे। तो दोनों में डिबेट हुआ, मोतीलाल नेहरू अपना नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दिया, खतरनाक, जो कि हमारा अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो। तो चुनौती तो मत ही दो इंडियन को बाबू, क्या भरोसा क्या मोतीलाल नेहरू टाइप का निकल जाए कोई। बताओ मोतीलाल नेहरू का कोई गरिमा कोई बताता ही नहीं है इस कंट्री में। हिस्ट्री में पूरा उनका बखान है, हिस्ट्री में उन्होंने बहुत काम किया है। हर समय बोलते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिसी, तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अरे भाई बोल्ड लीडर था। हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं हैं, सत्ता में वही पहुंचता है जो डिजर्व करता है। हाँ राहुल गांधी डिजर्व नहीं करता था, नहीं पहुंचा, करेक्ट, जो डिजर्व करता है वो पहुंचता है। अब भाई भतीजा बात तो बाबू खून में है हमारे इंडियंस का, तो तुम काहे गड़ी आते हो कांग्रेस को, तुम बीजेपी वाला भी तो करता है, झूठ मूठ का तुम कुछ से कुछ बोल के करते हो। और जैसे एग्जाम्पल संबित पात्रा का मैं दूँ, 1 नंबर का बेकार आदमी है वो, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं।
अब IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या हैसियत है उसका, चेयरमैन बन जाए वो, क्या आता है उसको बुझने, कुछ आता है उसको अंदर क्या कितना मेगावाट का है क्या है, कुछ कुछ समझ में आता है उसको, वो बन गया वो क्यों प्रवक्ता है, तो इस पे तो कोई बात नहीं करना चाहता है, मत करो। हाँ यही तो कहना चाहते हैं सर, एक तुम लोग से होगा ना, तुम लोग बनो ना कलेक्टर बनोगे तो अभी ज़्यादा पावर रहेगा, इतना समझो। कठपुतली की तरह घुमाया जाएगा, पॉलिटिकल लीडर तुम लोग को बाबू ऐसे करके निकाल देगा, बस खाली दुनिया को बोलोगे कि हाँ हम तो DM है ये है, ऐसे करके ऐसे करें बाबू यहाँ से ऐसा नहीं है सर। होगा हमारे मित्र लोग बताते हैं रोज कहानी नया देखो। ये तो challenges तो है इस फील्ड में, every day we have to face challenge। 3 बजे फ़ोन करके बोला जाओ सैनिटाइजर देख के आइए कि मिला कि नहीं मिला उसको, क्या करोगे, पूरा आँख ऐसे से कचरा भर के आ रही हो सैनिटाइजर देखने के लिए। ये होता है ऐसा, कोविड के टाइम में बेचारा कम किया है हमारे DM लोग काम। जब तुम लोग पूरा सिविल सर्वेंट, योर फादर इज सिविल सर्वेंट, ओह वाह, तो पिताजी से पूछना, तुमको पता होगा ये सब चीज़। कभी भी वही जॉब में जाना चाहती, बहुत खुशी की बात है क्योंकि देश को सर्व करना चाहती हो, वेरी नाइस फादर, वाह। चलो तो स्वराज पार्टी का भी इंस्पिरेशन ले ही लो, है ना। देखो तो इट कैन बी ट्रेस टू गया सेशन, यदि स्वराज पार्टी के बारे में जाना तो गया सेशन में देखना होगा तुम लोग को, जहाँ पे लीडिंग लीडर्स लोग थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास हो गए, अली ब्रदर्स हो गए, वो डिक्लेयर कर दिए कि NCM फेलियर आ गया क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो चुका है, हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब अल्टरनेटिव प्रोग्राम हमको रखना होगा, तो सुन अल्टरनेटिव प्रोग्राम के लिए चाहिए, तो वहीं पे तुम्हारा इस चीज़ को कंपेल किया गया और यहीं पे तुम्हारा स्वराज करके सेल्फ गवर्नेंस है ना जी, इंडिया के पास सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए, यानी कि स्वराज होना चाहिए, तो यही गया सेशन में किया गया, सेशन हमारा बिहार का। तो फॉर अ लार्ज एंड पावरफुल सेक्शन इन कांग्रेस वांटेड टू रिमेन विद गांधीज मूवमेंट, बहुत सारा धारा जो कांग्रेस के अंदर था वो चाहता था गांधी जी के मूवमेंट, गांधी जी पे विश्वास करो, गांधी जी मास लीडर है, जो करवाएंगे बहुत पेशेंस से काम कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं आंख बंद करके बिलीव करो, ठीक है। मगर बहुत सारे आपके गांधीयन फिलॉसफी पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, जैसे नो चेंजर्स थे, जो गांधी जी को बिलीव करते थे वो नो चेंजर थे, मगर जो गांधी जी को बिलीव नहीं करते थे वो प्रो चेंजर थे, जैसे मैंने बता दिया मोतीलाल नेहरू और CR दास। अब फाइनली 1923 में क्या हुआ कि CR फॉर्म्ड अ पार्टी विद इन द कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी फॉर्म किया, डेट इज कॉल्ड योर स्वराज पार्टी, समझे, जिसमें मेन मेंबर्स रहेंगे मोतीलाल नेहरू और CR दास भी मेन मेंबर रहेंगे उसके। क्या ऑब्जेक्टिव क्या था तुम्हारा स्वराज पार्टी का, तो देखो स्वराज शब्द है यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, हम खुद ही रूल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी रिग्रेसिव ऑब्नेक्शियस एक्ट लेजिस्लेशन है, यानी कि जो भी ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया है कानून जो खराब है, हमारे अनुकूल नहीं है, उस सब चीज़ को बैक करना, ब्रिटिश पे प्रेशर देना, ताकि नेशनल इंटरेस्ट को दिक्कत ना हो, समझ गए। और कंट्री को प्रोग्रेस, यानी कि कंट्री प्रोग्रेस कर सके अपने गोल को लेकर, क्योंकि कंट्री में बहुत दिक्कतें हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेकर दिक्कत है, रेवेन्यू सेटलमेंट को लेकर दिक्कत है, बहुत तरह का दिक्कत है हमारे कंट्री में, चैलेंजेस है, वो सभी पूर्ति हो सके, डेट इज स्वराज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो सके, यही कारण है कि तुम्हारा मूडी मैन कमेटी सब देख रहे हो तुम लोग, साइमन कमीशन डिक्लाइन हो गया, मैंने बोला ना, बिकॉज द डिफरेंस अपीयर्ड विद इन द स्वराजिस्ट देयर वाज अ हैवी लॉस इन इलेक्शन, क्योंकि स्वराजिस्ट के अंदर ही तुम्हारा क्या है कि एक मत नहीं है, अपना अपना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और यही कारण है कि क्या हुआ, इलेक्शन हार गए 1927-6 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें हार गए, प्रोग्राम और पॉलिसीज़ में बहुत सारे लिमिटेशन आए, और फाइनली 1930 में और 31 में जबकि तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था एट द सेम टाइम, इधर जहाँ बाबा अम्बेडकर तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे, उसी टाइम में ये स्वराज पार्टी खत्म करके फिर से जाके कांग्रेस में जाके मिल गई, रिटर्न टू पेरेंट कांग्रेस। अचीवमेंट क्या है, ये लास्ट क्लास करेंगे अभी। अचीवमेंट क्या है, द फील्ड पॉलिटिकल वॉइड क्रिएटेड बाय द सस्पेंशन ऑफ एनसीएम, बोले ना जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था उसको फुल कर दिए, करेक्ट बात है, क्यों, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से रोक दिया गया। अब इस बीच में क्या हो, इस बीच में स्वराज पार्टी है प्रेशर देने के लिए, तो ये तुम्हारा फायदा हुआ।
प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ सेल्फ रूल, गवर्नमेंट को प्रेशराइज तो कर ही रहा है कि हम रूल करना चाहते हैं, तभी तो इलेक्शन हुआ, तभी तो ये गए लड़ने के लिए। अलग बात है कि हार गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। टुक स्टेज फॉर कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स, क्रिटिसाइज डायरकी। डायरकी देखो मूडी मैन वाला जो बना था डायरकी, जो डायरकी तुम्हारा प्रोविंशियल लेवल में था कि गवर्नर का ही पापड़ जाता रहेगा, उस तरह का व्यवस्था को इसने क्या क्रिटिसाइज किया है। बिकॉज ऑफ द प्रेस देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मूडी मैन कमिटी, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और जो कि तुम्हारा लास्ट में यही बोलता है डायरकी को कि नहीं डायरकी सही नहीं है। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि डायरकी को हम सेंट्रल लेवल तक करेंगे 1935 के एक्ट में, वहाँ बाद में ग्राउंड रियलिटी में कभी भी नहीं किया गया। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे लेबर में क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब लेबर का बात होगा बाबू क्लास में तो हर समय रशियन रेवोल्यूशन का बात होगा। आज बताएं कि नहीं बताएं तुम लोग को ना, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बात करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी भी तुम्हारा पूरी तरीके से लेबर बेस्ड इकोनॉमी है। क्या है, कैसे है, क्या है, विल डिस्कस टुमारो।